नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं जिस विषय को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, उस विषय के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं शिक्षक भर्ती की, एचटेट, रीट, सीटेट, आगामी जितनी भी शिक्षक भर्ती आने वाली हैं, उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला जो विषय है, उस विषय के बारे में हम चर्चाएं करेंगे और वो हमारा विषय है मनोविज्ञान। दोस्तों, हम मानते हैं कि अन्य जितने भी विषय हैं, उन अकेले विषयों के सहारे हम ये तय नहीं कर सकते कि हमारी जो सफलता है वो निश्चित है, क्योंकि जो मनोविज्ञान विषय है वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी के बारे में हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। तो हमारा जो विषय है वो विषय है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान दोस्तों, दो चीजें रहती हैं इस विषय के बारे में। एक तो अक्सर विद्यार्थी अपनी पूरी रटन प्रक्रिया अपनाते हैं। दूसरी प्रक्रिया कि रटी रटाई कुछ पुस्तकें ऐसी भ्रामक पुस्तकें हैं जिनमें हमें उचित सही सामग्री नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारा जो सिलेक्शन है वो बहुत दूर जाता रहता है। तो मेरा मानना ये है कि इस विषय को अगर हम मन से, अगर दिल से पढ़ें, समझ करके पढ़ें, बिना रटे पढ़ें, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सफलता के नजदीक जाए। इस विषय के बारे में हम चर्चाएं करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने सुना होगा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। भारतवर्ष के बारे में कहा जाता है तो एक वो समय था वैदिक काल का समय। वैदिक काल का समय था, और ये वैदिक काल का जो समय था, इस समय भारत की एक अलग पहचान थी। इस समय भारत की पहचान अलग होने का कारण एक ही था, क्योंकि वेदों की रचना हुई थी। और ये जो समय रहा था, ये 1500 ईस्वी से ईसा पूर्व 1500 से 600 ईस्वी। इस समय हम कहें कि वेदों की रचना हुई थी, और वेदों की रचना में सबसे पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी। 4 वेद रचे गए थे। 4 वेदों में पहला वेद ऋग्वेद रचा गया था। अब ऋग्वेद के अंदर मान के चलिए कि यह पूर्ण रूप से उस समय का विज्ञान था, लेकिन दोस्तों, कुछ संसाधनों के अभाव में यह वर्तमान दौर की तरह इतना फला फूला नहीं, इतना विकसित नहीं हो पाया। अब समस्याएं और भी रही इस विषय की कि प्राचीन समय में हम बात करते हैं तो जो मानव था, उस मानव को खाने का, पीने का, रहने सहने का किसी तरीके का तौर तरीका नहीं था। बैठने का उसका व्यवहार एक उचित नहीं था। तब ये एक बहुत बड़ी समस्या आई थी, क्योंकि मनुष्य अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता था, केवल और केवल प्रकृति के बारे में, ईश्वर के पीछे भागता रहता था। अब ये जो समय था, ऋग्वेद का समय था, उस समय हम मानते हैं कि ये विज्ञान था, लेकिन कुछ संसाधनों की कमी थी। उस संसाधनों के अभाव में वर्तमान स्वरूप की तरह इतना फलीभूत, इतना नहीं उभर सका। अब दोस्तों, 2 समस्याएं थी कि उस समय में जो मानव था वो एक पशु की भांति कार्य करता था, और उस पशु से मानव का जो सफर उसने तय किया वो किस तरीके का रहा, किस तरीके से उसे खाना पीना
उठना, बैठना, चलना, आगे के क्रम में उसने अपनी सफलता हासिल की। तो उस जो मानव का अध्ययन किया जाता था वो दर्शन शास्त्र में किया जाता था। दोस्तों उस समय जो मानव का अध्ययन किया जाता था वो दर्शन शास्त्र में किया जाता था। और दर्शन शास्त्र में किया जाता था तो दर्शन शास्त्र में मनुष्य अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता था, अपने स्वयं के बारे में, क्योंकि उतना विज्ञान इतना फलीभूत नहीं हुआ था कि मनुष्य अपने स्वयं के बारे में भी सोचे। तब जाकर के इस मनोविज्ञान विषय की आवश्यकता पड़ी। और दोस्तों हमारी एक गलतफहमी रहती है कि हम +2 के बाद आकर के मनोविज्ञान विषय को, हम +2 या बीए, हमारी जो बीए, बीएससी या जो हमारे जो टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज हैं बीएसटीसी, जेबीटी या बीएड में आने के बाद हमें पता चलता है कि मनोविज्ञान किस चिड़िया का नाम है। और तब जाकर के हम मनोविज्ञान के बारे में थोड़ा सा, उससे पहले हम उस विषय से बहुत दूर रहते हैं और फिर आकर के अचानक से हमारे सामने यह विषय आता है और फिर उसको हम रटने का प्रयास करते हैं और फिर रटन प्रक्रिया के द्वारा वो विषय हमारे सही तरीके से हमारे मस्तिष्क में प्रवेश नहीं करता और फिर प्रवेश नहीं करने की वजह ही हमारा प्रतियोगी परीक्षाओं से दूर रहना माना जाता है। तो उसी तरीके से हमें दिल से अगर सही तरीके से एक एक चीज को आराम से सोच समझ करके अपने मस्तिष्क में ग्रहण करेंगे तो यह विषय बिल्कुल आसान विषय माना जाता है। जबकि लोगों के भ्रामक ये है कि लोगों का भ्रम ये है कि सबसे कठिन विषय मनोविज्ञान को मानते हैं। कठिन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आसान विषय है, बस जरूरत है तो इसे समझने की। तो देखिए हम कह रहे थे कि वैदिक काल का समय था, भारत अपना एक गौरवमय इतिहास लिए हुए था उस समय, क्योंकि वेदों की रचना हुई थी और वेदों की रचना में पहला वेद ऋग्वेद रचा गया था। इसी तरीके से ऋग्वेद पूर्ण रूप से विज्ञान था। और हम ये कह सकते हैं कि जो वर्तमान दौर में जिस तरीके से विज्ञान उभर रहा है उस तरीके से उस समय इतने संसाधन नहीं थे और इन संसाधनों की वजह से वो विज्ञान अपनी चरम सीमा पे नहीं जा सका, अपनी उन्नति की ओर नहीं बढ़ सका। अब इस ऋग्वेद के अंदर ये जो समय हमारा वेदों की रचना हुई थी 1500 ऋग्वेद जो था, और ऋग्वेद के बाद दूसरे वेद रचे गए और इसी तरीके से जो अंतिम वेद रचा गया था उसका नाम था अर्थवेद। और जब दोस्तों अर्थवेद का समय आया, उस अर्थवेद में वो जितना हमारा अच्छा समय शुरुआत के वेदों का रहा ऋग्वेद का, उतना समय अर्थवेद का नहीं, वो समय अर्थवेद का नहीं था। क्योंकि इस समय अर्थवेद का जो समय आया उस समय इस संसार में कि जो हमारी जो संस्कृति थी वो संस्कृति विनाश की ओर जा रही थी। क्योंकि इस स्वरूप में कि तंत्र टोने टोटके का प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और जादू तंत्र मंत्र टोने टोटके के प्रभाव बढ़ने के कारण हमारी संस्कृति विनाश की ओर जा रही थी। क्योंकि मानव पशुओं की भांति कार्य कर रहा था और उस पशुओं के कार्य से उसे इंसान बनाने का एक रास्ता तय करना था हमें, और वो अर्थवेद में था। तो उस समय दोस्तों एक यूनान में 3 महान आत्माओं ने जन्म लिया दोस्तों उस समय। और वो जो 3 महान आत्माएं थी उनमें पहला नाम आता है सुकरात का। सुकरात का नाम आता है दोस्तों, जहां पे दर्शन शास्त्र का नाम, जहां दर्शन का नाम आता है वहां सुकरात का नाम आता है, क्योंकि दर्शन शास्त्र के जनक सुकरात को कहा जाता है। अब सुकरात जो थे वो उस समय, यानी हम ये कहें कि ये जो समय था 4वीं और 5वीं ईस्वी का समय था दोस्तों। हम अक्सर बुकों के अंदर पढ़ते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि मनोविज्ञान की शुरुआत कब हुई। अब मनोविज्ञान की शुरुआत पढ़ते हैं तो हमें जितनी भी सामग्री, सहायक सामग्री है जहां पढ़ने का मौका मिलता है वहां एक ही चीज मिलती है कि मनोविज्ञान की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। ये मानते हैं 16वीं सदी में। दोस्तों ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 16वीं सदी में नहीं हुई थी मनोविज्ञान की शुरुआत। हम पढ़ते हैं शुरुआत में 4वीं और 5वीं ईस्वी का समय था। ये जो दर्शन शास्त्री हुए, सबसे पहले सुकरात दर्शन में इन्होंने काम किया और सुकरात ने कहा था कि मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए।
मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय मनुष्य अपने स्वयं के बारे में नहीं सोचता था। मनुष्य दौड़ता रहता था, कभी ईश्वर के बारे में, कभी प्रकृति के बारे में सोचता रहता था, अपने स्वयं के बारे में कभी नहीं सोचता था। अब इन्हीं के सुकरात ने कहा था कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। इन्हीं के एक शिष्य हुए, इनका प्रभाव अपने शिष्य पे पड़ा। उनके शिष्य का नाम था प्लेटो। दोस्तों, हमें जो जानकारियां मिलती हैं आज, वो पुरानी बुकों से मिलती हैं, पुस्तकों से मिलती हैं। एक भी लेख नहीं लिखा गया था, एक भी पत्र नहीं लिखा गया। जो नहीं लिखा गया वो दर्शन शास्त्री थे सुकरात। उस विद्वान का नाम है सुकरात, जबकि इनके ही शिष्य रहे प्लेटो। इनका सुकरात का प्रभाव अपने शिष्य प्लेटो पे पड़ा और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। इनकी एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है रिपब्लिक। और इस रिपब्लिक पुस्तक से दोस्तों हमें जानकारी मिलती है। और इन्हीं के शिष्य सुकरात ने कहा मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, और इन्हीं के शिष्य प्लेटो ने कहा कि मनुष्य के अंदर आत्मा पाई जाती है, मनुष्य में आत्मा पाई जाती है, और कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। ये कहने वाले इन्हीं के शिष्य प्लेटो थे। और ये जानकारियां हमें प्लेटो की एक पुस्तक रिपब्लिक से मिलती हैं। अब सुकरात के शिष्य प्लेटो हुए। सुकरात ने जितना कार्य मनुष्य के अध्ययन में किया, उनका प्रभाव उनके शिष्य प्लेटो पे पड़ा। और प्लेटो ने कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। और प्लेटो ने उस समय कहा था कि 3 चीजें पाई जाती हैं मुख्य रूप से, और जो 3 चीजें हैं वो हैं, सबसे पहले है ईश्वर, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है मनुष्य। अब दोस्तों, ये जो 3 चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अब ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ी हुई है? प्रकृति है, प्रकृति में मुख्य रूप से 5 तत्व पाए जाते हैं। जल है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, ये चीजें पाई जाती हैं। और इन्हीं से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है। और मनुष्य के शरीर में आत्मा पाई जाती है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में आत्मा पाई जाती है, और उस आत्मा में कोई भाव पाया जाता है, और उसी भाव से वो किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। ये दौर था दोस्तों, क्योंकि उस समय 3 चीजें थी, ईश्वर था, प्रकृति और मनुष्य। प्रकृति में 5 तत्व पाए जाते हैं। उन 5 तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माण होता है, और उस शरीर में आत्मा पाई जाती है, आत्मा में भाव पाए जाते हैं, और उन्हीं भावों से प्राणी किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। इसी कारण से प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक में कहा कि आत्मा ही परमात्मा है। इनका ही प्रभाव इन्हीं के शिष्य अरस्तु पे पड़ा। इनका ही प्रभाव इनके शिष्य अरस्तु पे पड़ा दोस्तों। और जो अरस्तु पे प्रभाव पड़ा, उस अरस्तु ने उस समय से लेकर के 4वीं या 5वीं सदी से, हम कहें कि 4वीं या 5वीं सदी से लेकर के अरस्तु के समय तक, जब अरस्तु ने अध्ययन किया तो उन्होंने दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन प्रारंभ किया। सबसे पहले दर्शन शास्त्र में आत्मा के अध्ययन के रूप आत्मा का अध्ययन किया। अब दोस्तों, हमारे पास जो जानकारियां मिलती हैं वो हम पढ़ते हैं। कुछ एक अन्य मार्केट में जो सहायक सामग्रियां हमें मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं, उन बुक्स में हमें जानकारी मिलती है कि मनोविज्ञान की शुरुआत 16वीं सदी से हुई थी। दोस्तों, ये गलत है। 16वीं सदी से नहीं, मनोविज्ञान की शुरुआत 4वीं या 5वीं सदी से मानी जाती। पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का अस्तित्व कब से प्रारंभ हुआ, तो 4वीं और 5वीं सदी से, क्योंकि उस समय इन 3 महान आत्माओं ने जन्म लिया और मानव पशु से मनुष्य के सफर को तय किया। और उन्होंने कहा कि जो आत्मा का अध्ययन है, आत्मा ही परमात्मा है। किसी ने कहा कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। और उस आत्मा 3 चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य। प्रकृति 5 तत्वों से, और 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर का निर्माण होता है। शरीर में आत्मा पाई जाती है, आत्मा में भाव पाए जाते हैं, और उन्हीं भावों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानता है। तो दोस्तों, ये जो दौर रहा, ये 4वीं और 5वीं ईस्वी से ही शुरू हो गया था, न कि 16वीं सदी तक।
अब यहाँ 16वीं सदी तक आत्मा का अध्ययन किया गया, और आत्मा का अध्ययन जब प्रारंभ में किया गया था तो दर्शन शास्त्र में किया गया था, न कि मनोविज्ञान में। क्योंकि मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में उभर करके आया था, एक अलग से स्वतंत्र विषय नहीं बना था। क्योंकि दर्शन शास्त्र में मनुष्य का अध्ययन किया जाता था, मनुष्य का कैसा है, किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से खाता है, पीता है, उठता है, रहता है, सहता है, सारी की सारी क्रियाएं जितनी भी थी वो मनुष्य के संबंध में अध्ययन किया जाता था। और उन्हीं अध्ययन में इन मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और कहा कि आत्मा ही परमात्मा है, मनुष्य का अध्ययन करता है। और दर्शन शास्त्र में तब से लेकर के 16वीं शताब्दी तक जो अध्ययन हुआ वो आत्मा का अध्ययन हुआ। ये हमारा एक शुरुआत हुई मनोविज्ञान की। तो हम कहते हैं कि मनोविज्ञान की जो शुरुआत है वो कौन सी ईस्वी में हुई। अब हमारा यहाँ क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान का जो अस्तित्व था या मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी वो कौन सी ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन हमारा 16वीं सदी नहीं, वो हमारा रहेगा 4वीं या 5वीं ईस्वी में ही मनोविज्ञान की शुरुआत हो गई थी। आगे चलते हैं। जब मनोविज्ञान 16वीं सदी में था, और यानी कि हम कहें कि 4वीं या 5वीं ईस्वी से लेकर के 16वीं यानी लगभग 2000 वर्षों तक मनोविज्ञान, ये दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन होता रहा। और इसके बाद एक नया रूप दिया, और वो जो नया रूप देने का जो समय था वो था 1590 ईस्वी का। 1590 ईस्वी यानी 16वीं सदी में, 1590 यानी 16वीं सदी में का जो समय था, उस समय में एक मनोवैज्ञानिक हुए थे, उनका जो विद्वान हुए थे उनका नाम है रुडोल्फ गोएकले। रुडोल्फ गोएकले। अब दोस्तों हर एक शब्द इसी तरीके से तो नहीं आया, कहीं ना कहीं किसी न किसी शब्द की तो रचना हुई है। दुनिया में जितने भी शब्द बोले जाते हैं, पढ़े जाते हैं, उन शब्दों का कहीं ना कोई सार्थक अर्थ जरूर है, और उन्हीं सार्थक अर्थों से ही आगे का क्रम चलता रहता है। तो हम मनोविज्ञान को कई जगह हम पढ़ते हैं, 16वीं शताब्दी के बाद जब प्रारंभ हुआ तो हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी का जो सफर था वो कैसे रहा, इस शब्द का सफर कैसा रहा। तो 1590 ईस्वी में यानी 16वीं सदी में रुडोल्फ गोएकले हुए थे, और रुडोल्फ गोएकले की एक पुस्तक थी। दोस्तों हमें जो जानकारियां आज मिलती हैं वो पुस्तकों से ही मिलती हैं। उनकी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। उस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। इस साइकोलॉजिया पुस्तक में इस साइकोलॉजी शब्द का वर्णन मिलता है। दोस्तों साइकोलॉजिया पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द का वर्णन मिलता है। साइकोलॉजी शब्द का वर्णन मिलता है PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी, पहला क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। अब हमारी एक चीज रटी रटाई चीज है, हम पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। अब साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, इसमें हमें ऑप्शन मिलते हैं। पहला है लैटिन, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है उर्दू, और चौथा हमारा है अंग्रेजी। यानी हमने दिल से नहीं पढ़ा, मन से नहीं पढ़ा। अगर मन से पढ़ते, रटाफिकेशन नहीं करते तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं गलत होता। 70% लोग जो होते हैं उनका जो एक ही निशाना जाता है भारत में, चाहे किसी भी शब्द की रचना पूछ लो उनसे, एक ही बात कहेंगे कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है। ये तो हमने साइकोलॉजी पूछा, और किसी भाषा का शब्द पूछ लो, किसी शब्द की रचना पूछ लो, उनके पास एक ही भाषा रहती है और वो भाषा रहती है लैटिन। वो कहते हैं, हम पूछते हैं कि क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो वो कहते हैं कि लैटिन। साइकोलॉजी लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। या लैटिन से नहीं जाएंगे तो 30% लोग यहां चले जाएंगे, 20% चले जाएंगे, मान के चलो 30 नहीं जाएंगे तो 20% कहेंगे कि साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। और दोस्तों भीड़ की तरफ कभी भी सफलता नहीं मिलती। केवल और केवल जहां चंद लोग और कुछ
एक अलग से जो मन से पढ़ेंगे उनका ये क्वेश्चन सही होगा। अब देखिए, ना तो लैटिन है ना ग्रीक है, क्योंकि हमारी तो रटी रटाई चीज है। किसी भी भाषा या किसी शब्द के बारे में हम रचना पूछते हैं तो हम एक ही बात कहते हैं कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, या ज्यादा से ज्यादा ग्रीक कह देंगे। उर्दू का हो नहीं सकता, क्योंकि इतने तो शिक्षक का पेपर दे रहे हैं, इतना तो हम अनुमान लगाएंगे। अब हमारे पास अंग्रेजी बच गया। तो दोस्तों, ऐसा एक क्वेश्चन आया था पहले सीटेट में कि पर्सनैलिटी के बारे में पूछा था कि पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं, कि पर्सनैलिटी किस भाषा का शब्द है। तो ये जो भाषा है ये अंग्रेजी भाषा है दोस्तों, अंग्रेजी भाषा में पढ़ी जाती है, लेकिन ये बनी दूसरी भाषाओं से है। हमारा क्वेश्चन आता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो हमारा सही आंसर ये 2% लोग इसका आंसर देते हैं, और सिलेक्शन 2% का होता है, न कि 100% का। तो ये भाषा हमारी साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो साइकोलॉजी, हमें यहाँ क्वेश्चन आता है सीधा पूछा जाता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब दोस्तों, बना दूसरी भाषाओं से है, इसका निर्माण दूसरी भाषाओं से हुआ है, और दूसरी भाषाओं के निर्माण में हम पढ़ते हैं तो 2 तथ्य हमें मिलते हैं। साइकोलॉजी शब्द की रचना ही पढ़ते हैं हम। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द को पढ़ते हैं तो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी प्लस लोग्स। साइकी प्लस लोग्स। अब साइकी क्या है? साइकी के बारे में पढ़ा जाता है तो साइकी आत्मा है, और लोग्स है अध्ययन करना। साइकी आत्मा है और लोग्स अध्ययन करना। अब किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। अब हमारे पास वो बात तो सेम की सेम रह गई कि ये साइकी और लोग्स किस भाषा का। अब देखिए दोस्तों, ये तुम्हारा कसूर नहीं है कि तुम जाकर के लैटिन और ग्रीक करते हो, क्योंकि सामग्री तुम ऐसी पढ़ते हो, और जब सही सामग्री नहीं पढ़ी जाती तो तुम्हारा कोई इसमें दोष नहीं है कि तुम ये सच्चाई है, ये दुर्लभ सच्चाई है दोस्तों, क्योंकि तुम लैटिन नहीं करोगे, तुम्हें लिखा हुआ ही लैटिन मिलता है। तुम जो चीज पढ़ते हो वो है ही लैटिन, और उस लैटिन में यानी आपको मिलता है, आप मार्केट में जितनी भी सामग्री मिलती है उसमें से 60% ऐसी सामग्री है जिसमें लैटिन मिलेगा आपको। इसीलिए हमारे सबसे ज्यादा जो आंसर आए 70% वो किसके थे? लैटिन के थे। और 30% यानी 40% जो ऐसी पुस्तकें हैं जिसमें आपको ग्रीक मिलेगा। अब इसके अंदर हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। मैंने एक बात कही कि भीड़ तंत्र में कभी भी सफलता नहीं है, बस चुनिंदा लोगों को सफलताएं मिलती हैं। तो हमारा कम कौन सा है? 40% है। दोस्तों, हमारा सही आंसर है कि साइकी और लोग्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से बने हैं, और साइकी का अर्थ आत्मा और लोग्स का अर्थ अध्ययन करना, न कि लैटिन भाषा से। लेकिन पुस्तकों में मिलेगा आपको 60% पुस्तकें ऐसी मिलेंगी जिसमें लिखा मिलेगा कि साइकोलॉजी साइकी प्लस लोग्स 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत। साइकी और लोग्स ग्रीक भाषा के शब्द हैं। इसके भी 2 कारण हैं। साइकी और देखिए, साइकी और लोग्स में लैटिन भाषा में आप पढ़ते हो तो लैटिन भाषा में आपको मिलता है साइकी प्लस LOGOS, लोग्स। लेकिन ग्रीक भाषा में पढ़ते हो तो ये इसका अर्थ यहां सोल आत्मा के रूप में पढ़ा जाता है, जबकि ग्रीक भाषा में पढ़ते हो तो इसे कहते हैं साइकी प्लस LOGOS। देखिए मैंने यहां क्या लिखा, LOGUS। चलो ये भी छोड़ दो, एक कारण और भी मिल रहा है। लैटिन भाषा जो है, उस लैटिन भाषा में जो बीच का जो लेटर है वो साइलेंट रहता है। जैसे बेंच, पढ़ने में तो हमें यह आता है बेंच, लेकिन टी साइलेंट है। लेकिन ग्रीक भाषा में हमेशा दोस्तों फर्स्ट लेटर साइलेंट रहता है। हमने क्या पढ़ा? साइकोलॉजी, हमने पढ़ा साइकोलॉजी। अब दोस्तों हमने इसको साइकोलॉजी पढ़ा, इसको साइकोलॉजी तो हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि यहां पे पी लेटर जो है वो क्या है? साइलेंट है। तो साइकोलॉजी अब हमें यहां कह सकते हैं कि साइकोलॉजी शब्द है वो साइकी प्लस लोग्स से बना है। साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा, और लोग्स का अर्थ क्या है? अध्ययन करना। अब किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना। दोस्तों
साइकोलॉजी केवल और केवल शिक्षक बनने के ही काम नहीं आती। साइकोलॉजी केवल आपको एग्जाम पास करने के काम नहीं आती। साइकोलॉजी केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए ही काम नहीं आती। साइकोलॉजी हर जगह काम आती है, कदम कदम पर काम आती है। मैं अपनी भाषा में कहूं कि साइकोलॉजी घर बसाने में, घर चलाने में, सास बहू के झगड़े में, पति पत्नी के संबंधों में, पड़ोसियों के संबंध में, आपसी महत्व के संबंध में, दुकान से अगर कुछ 5 रुपए का सामान लेते हैं तो भी वो दुकानदार है, वो भी हमारी साइकोलॉजी पढ़ता है, हम उसकी साइकोलॉजी पढ़ते हैं, कौन सा कम भाव में दे रहा है, कौन सा तीव्र भाव में दे रहा है। तो ये सारी यानी हर जगह चेहरों को पढ़ना इतना आसान काम नहीं होता। और साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में तो मनो को पढ़ा जाता है, और किसी के अंदर की बातों का जानना इतना आसान काम नहीं होता दोस्तों। अंदर का जानना है तो उसके अंदर तक जाना होगा, और अंदर तक जाना होगा तो उसके अंदर छिपे हुए विचारों को बाहर निकालना होगा, उसके साथ तालमेल बैठाना होगा, तब जाकर के हम उसके अंदर के भाव और विचारों के साथ जुड़ करके उसके अंदर का पता लगा सकते हैं। वो हमारा मन और दोनों के जब मन मिलते हैं तब हमारे विचार बाहर निकल करके आते हैं। तो दोस्तों ये मत समझना कि हम जो लग गए हैं और जो लगने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, हर जगह साइकोलॉजी काम आती है, कभी अकेले एग्जाम में नहीं आती। आइए वापिस, तो यहाँ पे हमारे पास साइकोलॉजी यानी 1590 ईस्वी का जो समय था, 16वीं सदी, रुडोल्फ गोएकले हुए थे और इन्होंने एक ये दौर किया था। और यहाँ पर आकर के जो साइकोलॉजी शब्द की रचना पूछी जाती है वो रुडोल्फ गोएकले के द्वारा हुई थी, उनकी पुस्तक साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजी शब्द जो है, साइकोलॉजी शब्द अंग्रेजी का है लेकिन बना किससे है? ग्रीक से बना है। अब ग्रीक भाषा से बना है तो साइकी प्लस लोग से, साइकी का अर्थ आत्मा और लोग का अर्थ अध्ययन करना। अब हमारे पास आत्मा का अध्ययन करना है। अब हमारे पास 4वीं ईस्वी से लेकर के और 16वीं सदी तक हमारे पास दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन होता रहा। आत्मा के बारे में जानने लगे। प्लेटो ने भी कहा था, सुकरात ने भी कहा था, अरस्तु ने भी कहा था। तब से लेकर के यानी हम कहें कि लगभग 2000 वर्षों तक आत्मा के अध्ययन के रूप में पढ़ा गया। अब दौर आता है, हर चीज स्थायी नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं हर एक चीज के आलोचक होते हैं। और जब हर एक चीज के आलोचक होते हैं, उन आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। और जब उन आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है तो उन आलोचनाओं को सुन करके नए आयाम तक पहुंचना होता है। तो उसी आयाम की हम चर्चाएं करते हैं। तो दोस्तों एक विद्वान हुए देकार्ते जो थे, देकार्ते विद्वान जो थे, उनका जो एक अपना अलग ही वर्चस्व था। यानी हम ये कहें कि अगर ये इंसान ना होता तो दोस्तों आज तक हम एक ही अध्ययन करते रहे मनोविज्ञान का, आज भी हम आत्मा के अध्ययन के रूप में पढ़ते। अगर ये प्राणी ना होता तो इसका जो स्वरूप है, इसके स्वरूप में हम पढ़ते हैं तो देकार्ते 2 विषयों में अपनी एक पराकाष्ठा लिए हुए था। 2 विषयों में अथाह ज्ञान था इसको, और वो जो 2 विषय थे उनमें एक था भौतिकी और दूसरा था दर्शन। इन 2 विषयों के बारे में अपनी एक अलग ही पहचान लिए हुए था देकार्ते, और एक अच्छा विद्वान था। और दर्शन में तो पढ़ाई जाता था आत्मा का अध्ययन। ये तो हमने पढ़ाई है, आत्मा का अध्ययन के रूप में पढ़ा जाता था दर्शन। लेकिन दोस्तों इस प्राणी ने कुछ ऐसा किया कि एक नई रूपरेखा देने का प्रयास किया। इसने किया कि आत्मा का जो अध्ययन है वो दर्शन में किया जाता है। अगर मैं इसका अध्ययन भौतिकी में करूं यानी विज्ञान में करूं तो इसकी एक अलग ही पहचान होगी। अब अलग पहचान कैसे होगी? ये प्राचीन समय से चला आ रहा है दोस्तों। यानी हम एक देखते हैं कि 10वीं क्लास में कोई बालक 10वीं पास करता है, 10वीं पास करता है, और 10वीं पास करने के बाद वो 2 अलग अलग यानी क्लासों में जाता है। 10वीं में एक के तो है 50%, दूसरे के हैं 55%। और वो 55% वाला आगे चल करके आर्ट्स लेता है,
आर्ट्स लेकर के उसमें यानी 80% मार्क से लेकर के आता है, 80% मार्क लेकर के आता है। लेकिन जो 50% वाला था वो आगे चल करके साइंस लेता है और इस साइंस में वो 55% मार्क से लेकर के आता है। दोस्तों, इस समाज में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका, अहम योगदान, यानी हम ये कहें कि समाज के अंदर जिसका वर्चस्व होगा वो किसका होगा? साइंस वाले का होगा, न कि आर्ट्स वाले का। ये हमेशा से होता आया है दोस्तों। तो उसी तरीके से ये जो विद्वान था, ये 2 विषयों में अपनी महारत हासिल था, 2 विषयों में अथाह ज्ञान लिए हुए था। और ये मैं ये सही अपनी भाषा में कहूं कि अगर ये विद्वान ना होता तो हम आज भी मनोविज्ञान को आत्मा के अध्ययन के रूप में पढ़ते, उसको हम आगे बढ़ा ही नहीं पाते। तो यानी इस प्राणी ने ये मान के चलो कि एक अलग सा ही रास्ता निकाल करके लेकर के आया, और एक जब अलग सा रास्ता निकाल करके लेकर के आया तो इसने एक अलग सी पहचान को, इसने इस मनोविज्ञान के सफर को आगे बढ़ाने में अपना महन, यानी मैं कहूं कि इसने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और यहां से गाड़ी स्टार्ट होकर के एक वर्तमान स्वरूप में चली गई थी। अब यहां इसने जब स्टार्ट किया और इन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन भौतिकी में पढ़ा जाए, न कि दर्शन में। अब दोस्तों, जब इसने ये बात कही कि आत्मा का अध्ययन दर्शन की बजाय भौतिकी में पढ़ा जाए, तो मैंने एक बात कही कि आलोचक होते हैं, जब आप कुछ नया करते हो, जब आप कुछ नहीं करते तो कोई आलोचक नहीं होता। आलोचक किसके होते हैं? जो कुछ नया करता है उसके आलोचक होते हैं। आप 1 मिनट का समय लगा करके सोचिए, अपने मस्तिष्क में, अपने आवरण, अपने वातावरण में जाइए और कल्पना कीजिए कि किस प्राणी के कोई आलोचक नहीं है। जिसके कोई आलोचक नहीं है वो प्राणी 0 है, और जिसके कुछ आलोचक हैं वो प्राणी, आलोचना उसी की होती है जो कुछ करता है। निकम्मे निठल्ले लोगों की कभी कोई आलोचनाएं नहीं होती। अब इसने भी कुछ किया कि आत्मा के अध्ययन से भौतिकी में पहुंचाया और इसकी आलोचना हुई। दोस्तों, हर एक प्राणी ने जिसने कुछ नया किया है उसकी आलोचना हुई है। जो आगे आज तक की जितनी भी सफलताएं, जिन लोगों ने 90% लोगों की जो सफलताएं हैं वो उसी आलोचना के बेस पर निर्भर हुई। मैं आप लोगों को कहूं कि सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में क्वेश्चन आया कि जहाज का निर्माण किसने किया? हवाई जहाज का राइट बंधु ने। अब दोस्तों, राइट बंधु जो था, क्या उसे पता था कि तू एक ऐसा यान, ऐसा यंत्र बना देगा जो कि हवा में उड़ेगा और उसमें लोग बैठेंगे, राज इसी तरीके से इतनी दूरियों का सफर मिनटों में तय होगा? नहीं पता था। जब वो भी कुछ कर रहा था तो उसके भी आलोचक थे। राइट बंधु जब दोस्तों अपना हवाई जहाज का निर्माण कर रहा था तो उस, आप घर में कुछ नया काम कर रहे हो तो जरूर कोई ना कोई आलोचक होंगे। आप घर में कोई काम करके देखना, कुछ नया करके देखना, पूछेंगे लोग कि ये क्या कर रहा है। तो उसी तरीके से राइट बंधु भी जब अपने घर में आकर के लोहे के औजार इकट्ठे कर रहा था तो गली से गुजरने वाले लोगों ने कहा कि ये इंसान क्या कर रहा है आज? तो उसने कहा कि मैं एक ऐसा यंत्र बना रहा हूं जो हवा में उड़ेगा। लोगों ने हंसना प्रारंभ कर दिया। हंसेंगे, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो एक नया काम करने जा रहा है। और वो हंसी, उसी की आलोचना, उसकी आलोचना बहुत हुई और वो हंसी उसके मस्तिष्क में, उसके जहन में ठेस करती जा रही थी और वो सोच रहा था कि लोग आज हंस रहे हैं। और वो जब यंत्र बना लोहे का तब वो ही लोग आए, क्योंकि उनका तो काम होता है आलोचनाएं करना। वो लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई यंत्र नहीं बनेगा जो हवा में उड़ेगा। वो यंत्र बना, जब बना तो फिर वो लोग आए और उन्होंने कहा ये बन तो गया लेकिन उड़ेगा नहीं। दोस्तों, वो उड़ा। जब उड़ा तो लोगों ने कहा कि अब ये रुकेगा नहीं। वो रुका भी, और जब वो रुका और वो उड़ा तो वो ही लोग आलोचक जो थे वो समर्थन में आए। तो दोस्तों, हर एक चीज के आलोचक हैं। जब तक आपकी सफलता निश्चित नहीं होती तब तक लोग आपकी आलोचनाएं करते हैं, और जिस समय आपकी सफलता निश्चित हो जाती है आलोचनाएं बंद हो जाती हैं और आलोचक जो होते हैं वो ही समर्थन में उतर जाते हैं। तो इसी तरीके से आत्मा का अध्ययन जो था वो दर्शन शास्त्र में पढ़ा गया था, और दर्शन में आत्मा का अध्ययन पढ़ा गया था तो उसके भी आलोचक हुए थे। उनके आलोचकों में मैं कहूं कि होब्स, जॉन लॉक, कांट, स्पिनोजा, ये जो विद्वान थे, ये विद्वान इसके आलोचक हुए कि नहीं, बनो जो आत्मा का अध्ययन है
वो दर्शन में ही पढ़ा जाएगा, न कि भौतिकी में। लेकिन देकार्त अपनी बात पे अड़ा रहा था। उसने कहा कि मैं इस विषय को एक अलग सा दर्जा दिलवाऊंगा कि इसका जो आज में जो इसकी जो पहचान है वो दर्शन में कम है, जिस तरीके से हमने यहां बताया। अब यहां दर्शन में पहचान कम है, अगर इसको मैं भौतिकी में पढ़ूं या भौतिकी में इसको पढ़ा जाए तो इसको एक अलग उच्च दर्जे से देखा जाएगा। मैं इसका मान सम्मान बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन तब इसके आलोचक हुए होब्स, जॉन लॉक, कांट और स्पिनोजा। इन्होंने कहा कि यह गलत बात है। आत्मा को भौतिकी में कभी नहीं पढ़ा जाएगा। क्यों नहीं पढ़ा जाएगा? ये बात सत्य भी थी दोस्तों इन लोगों की, क्योंकि आत्मा जो भौतिकी है उस भौतिकी में वो चीज पढ़ी जाती है जिसका कोई भार होता है, जिसका कोई मान होता है, जिसका कोई अस्तित्व होता है, जिसका भार होता है, जिसका मान होता है, जिसका अस्तित्व होता है, जो मापा जा सकता है, जो नापा जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, वो चीजें भौतिकी में पढ़ी जाती हैं। लेकिन आत्मा तो इनमें कोई चीज नहीं थी। क्या आप लोगों ने कभी आत्मा को देखा है? नहीं देखा। आत्मा का कोई भार है? आत्मा का कोई मान है? आत्मा का कोई अस्तित्व है? आत्मा का कोई रंग है? आत्मा का कोई रूप है? कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई मान नहीं है, कोई भार नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि आत्मा एक अमूर्त है। क्या है? अमूर्त है। और आत्मा एक कल्पना है। आत्मा क्या है? कल्पना है। इसीलिए उस समय के विद्वानों ने आत्मा को एक दुरूह वस्तु की संज्ञा दी। क्या दी? दुरूह वस्तु की संज्ञा। दुरूह वस्तु की संज्ञा देने वाले मनोवैज्ञानिक थे। जो विद्वान मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम था रोस। रोस ने आत्मा को दुरूह वस्तु की संज्ञा दी। दुरूह वस्तु का अर्थ होता है जो अप्राप्य होती है। क्या होती है? अप्राप्य, जिसको कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप अपने शरीर में डॉक्टर से चेकअप करवा करके आना कभी, और उसको पूछना कि मेरी आत्मा कहाँ है, आत्मा का एक्सरे करके दिखा, आत्मा का कोई रूप दिखाओ, आत्मा का रंग कैसा है, ये चीजें पूछना। कभी भी आत्मा का कोई रूप नहीं है। हम कहीं ऑपरेशन करवाते हैं कि अपनी आत्मा का? हम कभी भी हम कहते हैं कि हमारी आत्मा परेशान हो रही है? हम कभी भी हमने कभी देखी क्या किसी की आत्मा कैसी? आत्मा, हमने शुरुआत में जब प्लेटो की बातों को पढ़ा था तो प्लेटो ने भी कहा था कि आत्मा में भाव पाए जाते हैं और भावों से किसी परम सत्ता को ईश्वर मानते हैं। ये हमारे भाव हैं, उन्हीं को उन विद्वानों ने आत्मा कहा था। अब यहां आत्मा, रोस ने कभी कहा था कि आत्मा जो है वो ध्रुव वस्तु है, अप्राप्य है, जिसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आत्मा केवल और केवल कल्पना है। आत्मा अमूर्त है, जो चीजें देखी नहीं जाती हैं, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जो कभी देख नहीं सकते, वो चीजें अमूर्त होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे मूर्त और अमूर्त दो प्रकार होते हैं। तो यहां पे जो आलोचक थे उन्होंने कहा कि आत्मा का अध्ययन भौतिकी में नहीं हो सकता, क्योंकि भौतिकी में वो चीजें होती हैं जिनका भार, मान, अस्तित्व, रंग, रूप, कल्पना आदि ये नहीं, रंग रूप और रंग रूप, भार, मान, अस्तित्व होता है, वो ही चीजें भौतिकी में पढ़ी जाती हैं, न कि आत्मा। अब आत्मा का कोई रंग नहीं है, भार नहीं है, रूप नहीं है। इसीलिए आत्मा का अध्ययन दोस्तों दर्शन में होता रहा, न कि भौतिक में। और ये जो विद्वान थे, इन्होंने इसकी आलोचना की और मनोविज्ञान एक नए स्वरूप में उभर करके आता है। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद दोस्तों। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।